जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो सेक्शन में दोस्तों मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं सीजीटीईटी को लेकर के उसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो कि है पेपर 2 का विज्ञान सब्जेक्ट। 2017 में दोस्तों टीईटी एग्जाम हुआ था, उसमें विज्ञान से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं 30 प्रश्नों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये इस प्रैक्टिस सेट का 11वां नंबर का पार्ट है। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में दोस्तों टीईटी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हो। पुराना प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, नया प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, पुराना ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा, 2011 का, 2014 का, 2019 का, इन सब का पेपर भी आपको देखने को मिल जाने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पेपर 2 का जो होता है साइंस और मैथ्स के लिए, तो उसमें साइंस का जो पोर्शन होता है काफ़ी टफ होता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी उसमें पूछे जाते हैं। तो इसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तैयारी करना है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक विद्युत पोषित ऊष्मीय कुंडली को 1 कैलोरी मापी जिसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 360 ग्राम पानी है में रखा जाता है। यह कुंडली 90 वाट की दर से विद्युत ऊर्जा उपयोग करती है, अर्थात 90 वाट की दर से विद्युत को क्या कर रही है, खपत कर रही है। तो कैलोरीमापी तथा कुंडली का जो तुल्यांक होगा, जल तुल्यांक, वो 80 ग्राम है। तो कैलोरी मापी में रखी जाने वाली जो ताप है 10 मीटर के बाद मतलब 10 मिनट तक उसको रखते हैं तो उस समय जो है वो उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, अर्थात उसका जो तापमान है वो कितना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अगर जूल का मान दिया गया है 4.2 जूल प्रति कैलोरी, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा 42.14 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों, ये 11th का जो विद्युत चैप्टर है वहां से आपको इसको पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्लास्टिक किससे संबंधित नहीं है। तो कौन सा जो है दोस्तों प्लास्टिक से संबंधित नहीं है, पॉलीमर इंजीनियरिंग, बैकेलाइट या फिर प्लास्टिक सर्जरी या उपयोग में से कोई नहीं। तो भाई प्लास्टिक से संबंधित कौन सा नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी। तो आपको पता होगा शरीर का जो ऐसा हिस्सा जिसको बदला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, उसमें प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यही प्रश्न इसमें जो है पूछा जा रहा है। तो अगर बैकेलाइट की बात करें तो दोस्तों एक प्रकार का क्या है, ये पॉलीमर है जिसमें आपका जो है दो चीज़ों को मिला करके पॉलीमर के थ्रू इसमें क्या होता है, एक मजबूत ऊष्मारोधी पदार्थ जो है तैयार किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रक्षा कोशिका के जल में घुलकर वात रंध्र को खोलने के लिए प्रेरित करता है। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पोटेशियम मैलेट, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप ये तो शरीर से रिलेटेड हो गया, उसी तरीके से दोस्तों अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे, उद्योग क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसको ठीक करने के लिए उसमें मैलेट मिलाया जाता है, ठीक है। आपने सुना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सीटी स्कैन के बारे में क्या जो है सही नहीं है। तो सीटी स्कैनर जो होता है उसके बारे में कौन सा जो है सही नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, यह किसी भार या सेक्शन द्वारा द्विविमीय चित्र निकालता है। द्विविमीय मतलब 2 डायमेंशनल का चित्र निकालता है। जो आप स्क्रीन में भी आप जो देख रहे हैं वो 2 डायमेंशनल का है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा बोल रहा है कि यह शरीर के भीतर के वित्तीय चित्र लेने के लिए एक्सरे का प्रयोग करता है। उसी तरीके से तीसरा बोल रहा है कि सीटी स्कैनर में प्रोजेक्ट जो है ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। और डी बोल रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीटी स्कैन में प्रोजेक्टिव ज्यामिति का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में इंटरनेट के फाइल्स को यूज़र के कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई इंटरनेट से है ना, एक इंटरनेट है ऊपर का सर्वर जिसको बोलते हैं, है ना, तो जिसको हम क्लाउड स्पेस भी कह सकते हैं, वहाँ से जो है यूज़र करने वाले उसको कंप्यूटर के में डेटा को ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, FTP या फिर JPEG। तो दोस्तों इसके लिए क्या कहलाएगा, वो डाउनलोडिंग कहलाएगा, ठीक है। तो जब भी हम फाइल को ऊपर भेजते हैं सर्वर के पास तो वो क्या कहलाता है आपका जो है दोस्तों अपलोडिंग कहलाता है। और होस्टिंग के थ्रू उसको डाउनलोड करते हैं हम लोग, है ना, कोई भी चीज़ को, जैसा सॉन्ग हो गया, वीडियो हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, तो वो क्या कहलाता है आपका डाउनलोडिंग कहलाता है। अपलोडिंग समझ आ गया। उसी तरीके से AFT क्या है और JPG क्या है। तो ये है दोस्तों एक प्रकार का फॉर्मेट है, जैसे JPEG फाइल आपने देखा होगा, सुना होगा नाम, है ना, जो फोटो का फॉर्मेट होता है, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक द्रव को भारहीनता की दिशा में गर्म किया जाता है तब द्रव में ऊष्मा का प्रवाह होगा। तो भाई भारहीनता मतलब जीरो ग्रेविटी पर हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसमें क्या होगा, चालन से गर्म होगा, संवहन से गर्म होगा, या फिर विकिरण से गर्म होगा, या फिर किसी प्रकार से नहीं, क्योंकि भारहीनता की स्थिति में द्रव को गर्म नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम लोग स्पेस में ले जा करके हम उसको क्या कर रहे हैं, जहाँ पर द्रव ग्रेविटी ही नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको गर्म नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न है कि प्रकाश का एक किरण माध्यम एक से गति करते हुए दूसरे माध्यम ए और बी के इंटरफेस पर जो है आपतित होता है तथा अपवर्तित होकर यह किरण माध्यम बी में जाती है। यदि आपतन कोण का मान आई और अपवर्तन कोण का मान आर है तो साइन आई प्लस साइन आर जिसको कहते हैं हम लोग, उसको किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर 1037 का मान दिया गया है 4/3। तो इसमें से जो कौन सा जो कथन दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पास। तो यहाँ पास ये दिया है, ये साइन आई आर हो गया, ये साइन आई हो गया, और इन दोनों के बीच का डिग्री का कोण बता दिया गया 37 है। अगर इसका 1037 की मान की बात करें तो 4/3 है। ठीक है, तो यहाँ पास जो है इसके लिए कौन सा जो है सही होगा। तो दोस्तों पहला तो है इसमें माध्यम जो है बी के प्रकाश की चाल जो है माध्यम ए के प्रकाश की चाल का 3/4 गुना हो जाएगा, या फिर दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव हो जाएगा, या फिर माध्यम ए का अपवर्तनांक माध्यम बी के अपवर्तनांक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की घटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायवीय श्वसन के दौरान पारुविक अम्ल के रूप में अणु के कितने जो एटीपी है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपको पता होगा दो प्रकार के श्वसन किया जाता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो वायवीय श्वसन जो होता है उसमें एटीपी जो है मुक्त होता है। तो कितना एटीपी मुक्त होगा, तो दोस्तों -15 जो एटीपी है वो क्या होता है, मुक्त होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन से रिलेटेड प्रश्न है। ओजोन जो है क्या है, एक चक्रीय अणु है, ऑक्सीजन का एक बहुरूप है, या फिर ऑक्सीजन का यौगिक है, या ऑक्सीजन जितना ही स्थायी है। तो इसके लिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का ही क्या है, एक बहुरूप है जिसका फॉर्मूला होता है O3। प्रश्न इसमें पूछता है ओजोन से रिलेटेड कि ये पृथ्वी पर कितने ऊंचाई पर पाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस जो है मनाया जाता है, आप इसको याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक स्लेब अर्थात जिसको पट्टी कहते हैं, समान चौड़ाई तथा विभिन्न पदार्थों के दो परतों जिसमें ऊष्मा चालकता गुणांक के मान K1 और K2 से मिलकर बनी हुई है। इस स्लैब मतलब इस पट्टी का तुल्य जो ऊष्मा चालकता गुणांक होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 2 × K1 × K2 अपॉन K1 + K2। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन दोस्तों सत्य है, ऑप्शन देख के हम बता लेते हैं। उदासीन लवण के जल अपघटन से अम्ल और क्षार होते हैं प्राप्त होता है। तो कौन सा कथन जो है दोस्तों सत्य, हमको ये बताना है। देखिए उदासीन लवण होता है जिसमें क्या होता है, अम्ल और क्षार दोनों मिल करके उदासीन लवण बनाता है, लेकिन उसका अगर जल अपघटन करते हैं तो क्या हमको अम्ल और क्षार प्राप्त होगा, ये बोल रहा है। और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि अम्ल तथा क्षार क्रिया करके हमेशा उदासीन लवण बनाता है। तो बिल्कुल हाँ बनाता है। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर सी क्या है, कास्टिक सोडा में साइट्रिक अम्ल का उदासीनीकरण करने पर उदासीनीकरण लवण बनता है। तो ये भी जो है दोस्तों, क्योंकि कास्टिक सोडा क्या है, एक प्रकार का क्षार है, और साइट्रिक अम्ल क्या है, अम्ल है। इन दोनों को मिलाएंगे तो सामान्य तौर पर उदासीनता का लवण ही बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट अम्लीय लवण है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा अमोनियम जो नाइट्रेट है वो अम्लीय लवण है। व्यापम की ओर से ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट आंसर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें इसमें क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप उसमें कितना मिला रहे हैं। हालांकि उसमें सब में लवण तो बनेगा ही, क्योंकि आप हमने पढ़ा है कि अम्ल और क्षार के दोनों के मिलने से क्या बनता है, लवण का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिजिक्स से रिलेटेड है। एक कण जो है एक्स एक्सिस से अनुदिश x = 0.05 sin 10t + π/6 समीकरण के अनुसार दोलन कर दिया है। मतलब एक अक्ष में क्या कर रहा है, वो दोलन क्या कर रहा है, वो कर रहा है, जहां x मीटर तथा t सेकंड को दर्शाता है तथा कण का समय t = 0, मतलब समय है 0 है, उस समय उसका वेग का मान क्या हो जाएगा। तो 1/2 मीटर प्रति सेकंड,
3/2 मीटर प्रति सेकंड, √3/4 मीटर प्रति सेकंड या फिर 1/4 मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसा ही प्रश्न दोस्तों पूछा जाएगा अभी सेकंड पेपर में, ठीक है। जो कैंडिडेट हैं ध्यान दीजिए, इससे ही प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा √3/4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन चक्र में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। तो नाइट्रोजन चक्र में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है अल्ट्रावायलेट जो होते हैं उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है पानी की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल बनाता है, या फिर दोस्तों नाइट्रेट जो है राइजोबियम की उपस्थिति में नाइट्रोजन बनाता है, या फिर अमोनिया जो है बैक्टीरिया की उपस्थिति में नाइट्रोजन बनाता है, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों नाइट्रेट जो है राइजोबियम जो कि एक प्रकार का क्या है जीवाणु है, उसकी उपस्थिति में क्या बनाता है, ये नाइट्रोजन बनाता है। ये जो एग्जांपल है आपको देखने को मिलेगा, जो चने का पौधा होता है उसमें जड़ों में क्या होता है छोटे छोटे गांठ पाए जाते हैं जिसमें राइजोबियम नामक क्या होता है बैक्टीरिया होता है। ये वातावरण में नाइट्रोजन की संतुलता को बनाए रखने के लिए मददगार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एल लंबाई का एक चालक में ऊष्मा x = 0 और x = 1 पर बहती है, ठीक है। यहाँ पास क्या हो रहा है, x 2 एक्सिस में बह रहा है, x के लिए एक बार 0 है एक बार 1 है। यदि चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध प्रति एकांक लंबाई समान हो तब निम्नलिखित में से दिए गए ग्राफों की सही ग्राफ कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पास हमको ग्राफ बताना है। ये पहला ऑप्शन का ग्राफ देखने को मिल रहा है, नीचे वाला दोस्तों दूसरा ग्राफ है और ये वाला तीसरा ग्राफ है और ये अगला वाला जो है दोस्तों ये जो है चौथा ग्राफ है। तो दोस्तों समय के आप सापेक्ष जो है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले तो बढ़ा रहेगा फिर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेरी बीमारी किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों बेरी बीमारी जो है विटामिन बी की कमी से होता है, आपको पता होगा है ना। तो विटामिन B1 इसमें ऑप्शन में दिया है, तो B1 क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो क्या कहलाता है दोस्तों, रिकेट्स होता है, जो सामान्य तौर पर पैरों का जो हड्डी है वो मुड़ जाता है, बैंड हो जाता है, धनुषाकार में हो जाता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है दोस्तों, जो है स्कर्वी नामक रोग होता है, ठीक है, जो सामान्य तौर पर खट्टे फलों की कमी की वजह से ये होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है दोस्तों, सामान्य तौर पर खून की कमी और साथ ही साथ दोस्तों बांझपन जो कहा जाता है वो इस विटामिन के की कमी से होता है। तो बेरी जो है वो क्या होता है विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदु आवेश को हवा में r दूरी पर रखने पर ये दूसरे बल F पर आरोपित करता है। यदि इस आवेश को परावैद्युत माध्यम पर जिसका परावैद्युतांक जो है 16 है में कितनी दूरी पर रखा जाए, इसके मध्य आने वाला बल जो है 4F, मतलब जो बल है उसका 4 गुना ये हो जाए। तो ये दोस्तों R/8 हो जाएगा, मतलब इसका क्या हो जाएगा, जो बल की दूरी है उसका और भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब जो बल है उसका कितना दूरी हुआ 4 और 4 का फिर कितना दूरी हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, ठीक है। तो R/8 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण नहीं है। तो ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो देख लेते हैं, लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना क्या है दोस्तों, रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, दोनों क्रिया इसमें क्या होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जलना, तो ये इसमें ऑक्सीजन तो जोड़ता है लेकिन क्या होता है बहुत सारी चीज़ें की भी इसमें आवश्यकता होती है, ठीक है। देखते हैं जिंक से HCl का निर्माण, HCl से क्रिया, अगर जिंक क्या है HCl से क्रिया करेगा तो ऑक्सीकरण दोनों मिल रहा है भाई, तो इसमें ऑक्सीजन जोड़ रहा है क्या, नहीं। तो इसमें क्या होता है ZnCl2 बनेगा, ठीक है, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा इसमें रिलीज हो जाएगा। और सोडियम का निष्कर्षण, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया से दोस्तों यहाँ पास क्या बनेगा, जो है ऑक्सीकरण की क्रिया जो है इसमें नहीं होगी, क्योंकि सोडियम के निष्कर्षण में अगर आप ऑक्सीजन से इसको रिलेट करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, सोडियम यह है जल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा सामान्य वातावरण में जो है सोडियम जल जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रगामी तरंगों एवं प्रतिध्वनि निम्नलिखित में से किसकी घटना पर आधारित है। किस घटना पर आधारित है, व्यतिकरण पर, ध्रुवण पर, विवर्तन पर, परावर्तन पर। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, जो अप्रगामी तरंग है, प्रतिध्वनि जो है उत्पन्न होता है वो किसकी वजह से होता है, वो परावर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है, तो जो सही है उसको बताना है। ऑक्सीजन हमेशा अणु है, तो दोस्तों तो ऑक्सीजन जो है अणु नहीं है, वो क्या है एक प्रकार का परमाणु है, ठीक है। हवा हमेशा मिश्रण है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमेशा में सभी प्रकार के हवा में गैस जो है मिले होते हैं, ठीक है। कोई गैस हमेशा यौगिक है, ये भी नहीं होगा, तत्व हमेशा परमाणु, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अल्फा कण जो है दोस्तों 3i कैप + 2j कैप
जो है टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में 5 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है, कण वाले इस चुंबकीय बल इसका क्या होगा? तो इसके लिए दोस्तों 3.2 × 10⁻13 के कैप इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसका डिटेल में देख सकते हो दोस्तों, 11th का जो बुक है वो आपका चुंबक है ना, चुंबक नाम का जो पार्ट है वहाँ पास आपको इसका डिटेल देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्ताकार लूप जिसकी त्रिज्या a, क्षेत्रफल कैपिटल A तथा प्रतिरोध कैपिटल R है का तुल्य चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B = B0 sin ω-t है, जो कि अभिलंबवत स्थित है। तो लूप में प्रेरित धारा क्या होगी? तो इसमें जो लूप में प्रेरित धारा होगी माइनस कैपिटल A, जो कि क्या है, क्षेत्रफल को दर्शाता है, B0 ω/R इंटू क्या हो जाएगा, cos ω-t हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। B लंबाई की एक छोटी रैखिक वस्तु F फोकस दूरी पर अवतल दर्पण की अक्ष के अनुदिश दर्पण के ध्रुव से u दूरी पर रखा गया है, तब प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? तो इसके लिए दोस्तों f/u-f⁻² × b इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्पीसीज जो है जिससे तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है अत्यंत क्रियाशील है, जबकि दूसरी स्पीसीज जिसमें तीसरे कक्ष में है वहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है अत्यंत निष्क्रिय स्थिति में है। मतलब जो पहला स्पीसीज है, तीसरा स्पीसीज है, उसका 8वां इलेक्ट्रॉन जो दोस्तों अत्यंत क्रियाशील है, और उसी कक्ष का जो दूसरा स्पीसीज का जो तीसरा कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, अत्यंत निष्क्रिय है। तो वो कौन कौन सा हो सकता है? तो वह होगा दोस्तों के और क्या है, आर्गन, मतलब पोटेशियम और क्या है, आर्गन इसके लिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो पहला जो तत्व की बात कहा जा रहा है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, क्रियाशील हैं, तो वो है पोटेशियम, और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो तृतीय कक्षक में है वो निष्क्रिय अवस्था में है, तो वो है आर्गन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रकाश की किरण 1/2 I कैप प्लस √3 J कैप दिशा में चलते हुए एक समतल दर्पण पर आपतित होता है। परावर्तन के बाद यह किरण 1/2 I कैप माइनस √3 J कैप दिशा में जाती है। आपतन कोण का मान क्या होगा? तो आपतन कोण का मान होगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.25 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 9.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे गिरती है, तो वस्तु पर वायु के कारण लगने वाला घर्षण क्या होगा? अगर ग्रेविटी का मान G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.15 न्यूटन, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी न्यूटन की गति से क्या होगा, वायु के साथ उसका घर्षण होगा। ठीक है, मतलब उस वस्तु और वायु के बीच का जो बल होगा 0.15 न्यूटन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धचालक सत्ता से रिलेटेड है, तो यहाँ पास हो जाएगा दोस्तों प्रश्न, पी पर अर्धचालक है, तो पी प्रकार का जो अर्धचालक है वो किस प्रकार का अर्धचालक है? जहाँ पास जर्मेनियम में एल्यूमिनियम की अशुद्धियाँ मिला दी जाती है, तो बनने वाला जो अर्धचालक होगा वो क्या होगा दोस्तों, पी प्रकार का अर्धचालक होगा। अर्धचालक क्या होता है? जिसमें ताप बढ़ाने पर जिसकी कार्यक्षमता और भी बढ़ती जाती है उसको क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। सामान्य तौर पर ये कंप्यूटर चिप में जर्मेनियम सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। मेन रीजन क्या है? उसकी ताप बढ़ने पर उसकी जो शुद्धता है, गणना जो है हमें प्राप्त सही होता है, इस वजह से क्या होता है, ये अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि सामान्य तौर पर जो धातुएं हैं, अधातुएं जिसका हम प्रयोग करते हैं वो ताप बढ़ाने पर उनकी क्रियाशीलता और भी कम हो जाती है। और सामान्य तौर पर हम कोई भी गैजेट्स है या फिर कोई भी डिवाइस है हम लगातार यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उसमें टेम्परेचर बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत सूत्र क्या है? तो सामान्य मनुष्य का जो दंत सूत्र क्या है? 21-23/21-23, 23-21/23-21, 32-21/32-21 या फिर 12-23/12-23। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21-23/21-23 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इसको याद रख लीजिए, ये पूछे जाने की संभावना जरूर है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अर्धचालक में यदि इलेक्ट्रॉन तथा होल की सांद्रताओं का जो अनुपात है वो 7:5 है, मतलब एक अर्धचालक है जिसमें इलेक्ट्रॉन 7 है और होलों की संख्या 5 है, तो अनुगमन वेगों का अनुपात जो इसमें दिया है 5/4 है, तो इलेक्ट्रॉन तथा होल के कारण धाराओं का अनुपात क्या होगा? तो धारा का अनुपात जो होगा 7:4 होगा। ठीक है, तो ये अर्धचालक का ही सेक्शन का ही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो से रिलेटेड प्रश्न है, पुष्प के किस भाग में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है? तो पुष्प के कौन सा भाग में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है? तो पोलर मदर कोशिका में जो है अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी की इसके लिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, इनमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? तो वायरस से कौन सा रोग जो है नहीं होता है? पोलियो, तो पोलियो जो तो होता ही है, एड्स भी वायरस से होता है,
कंजक्टिवाइटिस ये भी जो है वायरस से ही होता है, और प्लेग जो है दोस्तों वायरस से नहीं होता, ये जीवाणुओं के इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो पेपर 2 है उसमें बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और अगर आप सोशल साइंस वाले हैं तो सोशल साइंस का भी आप इसमें देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो है कौन कौन से पूछे जाते हैं, अगर आप पेपर 2 दिला रहे हैं दोस्तों तो 1 से 30 तक के प्रश्न बाल विकास के होंगे, 31 से 60 तक आपका हिंदी का होगा, और अंग्रेजी का 61 से 90 तक होगा। और आप जो है भाग 4 अगर आप विज्ञान और गणित वाले हैं तो 91 से 150, और 91 से 150 में ही आपको जो है देखने को मिलेगा सामाजिक विज्ञान का। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें किसी भी तरीके का माइनस मार्किंग नहीं होता है, आप इसमें सभी क्वेश्चन को आपको हल करना है, OMR शीट को आपको सही सही भरना है। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही टफ पूछा जाता है, आप उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है जरूर पूछ लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी लोगों को मिल सके। ठीक है, और कोई भी सजेशन है तो बिल्कुल दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स खाली है। और जिन कैंडिडेट का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर किस तरीके से निकाला जाता है मैंने वीडियो बना दिया है दोस्तों, आप वीडियो सेक्शन में जाकर के देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर किस तरीके से निकाला जाता है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकलता है वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड जो है निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए पार्ट के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।